अस्सलामुअलैकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद नज़रुल हुदा जनरल इन्फॉर्मेशन में आपका खैर मकदम करता हूँ। आज का टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑफ फिलिंग इनुमरेशन फॉर्म, यानी इनुमरेशन फॉर्म को भरने में क्या क्या दिक्कत और परेशानी हो रही है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, और संविधान में क्या प्रावधान दिए गए उसके बारे में भी हम संक्षिप्त चर्चा करेंगे। ये जो इनुमरेशन फॉर्म है इसको गणना प्रपत्र प्रारूप बोलते हैं। ये जो दिया जा रहा है इसमें बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि ये क्या चीज़ है, क्या चीज़ हो रहा है। और ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी गहन परीक्षण कहा जाता है। विशेष गहन परीक्षण, ये जो प्रोसेस चल रहा है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये क्या है? ये इनडायरेक्टली तरीके से एनआरसी का एक प्रोसेस है। ये नागरिकता की जांच की जा रही है, कौन नागरिक है कौन नहीं है। तो ये एक तरीके से एनआरसी का ही एक प्रोसेस है। इसको आप लोग सीरियसली लें, इसको हल्के में ना लें। और बीएलओ को भी पावर दिया गया है कि वो वेरीफाई करके रिपोर्टिंग करे कि कौन नागरिक है कौन नहीं नागरिक है। अगर बीएलओ अगर आपके ख़िलाफ़ लिख देता है तो आप सवाल के घेरे में आ जाइएगा। आपको थोड़ा डॉक्यूमेंट प्रूफ करना पड़ेगा कि आप भारत के नागरिक हैं। बिहार के बाद फिर बंगाल में होने वाला है और पूरे देश में ये होगा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। जैसा कि अभी इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से बताया जा रहा है, लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। और बिहार में दो न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये पता चला है कि बिहार में 2 प्रति फॉर्म देने के लिए कहा गया था और पोस्टर पर लिखा भी गया है, वेबसाइट में भी दिया गया है, लेकिन एक ही प्रति दिया जा रहा है और रिसीविंग भी नहीं दिया जा रहा है। बहुत सारी जगह ऐसा सुना गया कि ये फॉर्म का जो है लोग पैसा ले रहे हैं, भरने का मनमानी ढंग से पैसा ले रहे हैं। तो मैं लोगों से अपील करता हूं, बिहार के लोगों से, कि जो भी जानकार हैं वो एक दूसरे की मदद करें। अगर कल के डेट में दूसरे के घर में आग लगी है तो वो आग का झोंका आपके घर में भी लग सकता है और आपका भी घर जल सकता है। बेहतर ये है कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं और जो लोग पढ़े लिखे जानकार हैं वो एक दूसरे की मदद करें, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी मुआवजे के। ताकि बिहार में अक्सर लोग या तो कम पढ़े लिखे हैं या जाहिल हैं या उस चीज़ को समझते ही नहीं है। अगर आप फॉर्म भर के हिंदी में देंगे, जो भी ब्लॉक में उसमें डेटा एंट्री ऑपरेटर उसको एंट्री कर रहा है, 24/7 काम कर रहा है, और 25 जुलाई को लास्ट तारीख दी गई है, आखिरी तारीख फॉर्म भर करके देने की। और लोग जो है हिंदी में प्रपत्र डाउनलोड करते हैं, हिंदी में आता है, हिंदी में फॉर्म है, उसको हिंदी में भरेंगे, बिल्कुल गलती होगा। डॉक्यूमेंट भी इतनी तेज़ी से ये लोग अपलोड कर रहे हैं, कुछ का कुछ, किसी का किसी में डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं। ये तो तब पता चलेगा सच्चाई कि इसमें कितनी शुद्धियां हैं और कितनी अशुद्धियां हैं, यानी कितनी गलतियां हैं। मुझे तो नहीं लगता कि ऑफलाइन फॉर्म भर के देंगे फिर उसमें डेटा एंट्री में वही नाम चढ़ाएगा। जल्दी जल्दी हो रहा है, किसी का कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड कर देगा, कुछ का कुछ। अब ये सारी समस्याओं से बचने के लिए, मुश्किलात से बचने के लिए, इसका वाहिद हल ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट में ऑनलाइन भरने का प्रोसेस दिया गया है। आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए इनुमरेशन फॉर्म ऑनलाइन है, वेबसाइट के लेफ्ट से उस पर क्लिक करेंगे, आप उसमें जो है अपना वोटर ईपिक नंबर डालेंगे, वो डिटेल आ जाएगा। आने के बाद जो है आप जो भी फॉर्म है वो भर दीजिएगा। और जो 3 कैटेगरी है, जो 1 जुलाई 1987 यानी 30 जून 1987 तक जो भी पैदा हुआ उसका एक ग्रुप है, उस पर क्लिक करना है। या जिसके पास 2003 के वोटर लिस्ट में अगर नाम सही है, डेट ऑफ बर्थ सही है, एवरीथिंग सही है, हर चीज़ सही है, तो उस पर क्लिक करेंगे। अगर उस पर सही नहीं होगा तो जो 30 जून 1987 या उससे पहले जो लोग पैदा हुए हैं वो उस पर टिक करेंगे। जो लोग 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 तक पैदा हुए हैं उसको नीचे टिक करेंगे, तो वो पूरा पोर्टल खुल जाएगा।
फिर 3 दिसंबर 2004 से लेके जो अब तक पैदा हुए हैं और 18 साल उम्र है तो उस पर टिक करेंगे, फॉर्म भरेंगे। फॉर्म में जो भी आप जो डॉक्यूमेंट है, बर्थ सर्टिफिकेट देंगे और डोमिसाइल सर्टिफिकेट देंगे। ये इसका सिंगल पीडीएफ फाइल बना करके उसमें अगर 30 जून 1987 तक है तो यही आप जो है ना सिंगल पीडीएफ फाइल बना के अपलोड कर देंगे। अगर आपका जन्म तिथि जो है 1 जुलाई 1987 के बाद से है तो माँ या बाप दोनों में से किसी एक का डॉक्यूमेंट लगेगा। तो आप क्या करेंगे कि अपना बर्थ सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी आवासीय प्रमाण पत्र लगाते हुए सिंगल पीडीएफ फाइल में, और फिर उसके बाद अपने फादर या मदर का प्रूफ डालेंगे। फादर मदर का पासपोर्ट होगा तो वो डाल देंगे, या फिर जो उनके स्कूल का जो एडमिशन रिकॉर्ड होगा वो लिखा करके डाल देंगे। जो 11 डॉक्यूमेंट्स है उसमें मर्ज करके, या अगर वोटर लिस्ट में नाम सही है तो वोटर लिस्ट में डाल देंगे। तो यानी स्कूल का सर्टिफिकेट, पासपोर्ट लगाते हुए जो 2003 का वोटर लिस्ट में नाम है उसको अटैच कर देंगे सिंगल पीडीएफ फाइल में, उसको अपलोड कर देंगे। उसके बाद माँ बाप का ऑप्शन रहेगा कि आप प्रूफ दे रहे हैं तो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट या पासपोर्ट पर उसके ऑप्शन को क्लिक कर देंगे और सिंगल पीडीएफ फाइल बना देंगे। अलग अलग पीडीएफ फाइल, 2 ही पीडीएफ फाइल एक्सेप्ट होता है। तो आप 5 डॉक्यूमेंट को एक साथ सिंगल पीडीएफ फाइल बना दीजिए और एक ही बार अपलोड कर दीजिए। उसमें ये होगा कि एक तो आप नाम इंग्लिश में भरा जा रहा है ऑनलाइन, हिंदी में नहीं है। पूरा फॉर्मेट जो लिखा हुआ डाउनलोड करते हैं तो वो हिंदी में आता है, लेकिन इंटरनेट पर वो इंग्लिश में, और फॉर्म भी इंग्लिश में ही भरा जाएगा और इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं, जो लेटर हैं, उसी को फाइनल माना जाएगा। तो आप उसको भरिए और भरने के बाद सिंगल पीडीएफ फाइल में अपलोड कीजिए। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि डॉक्यूमेंट इधर का उधर नहीं होगा, जो भी डॉक्यूमेंट होगा एक साथ अवस्थित रहेगा। अब ये हिंदू लोग ये ना समझे कि हम लोग जो है ना छूट जाएंगे, हम लोगों को छोड़ देगी सरकार। सरकार किसी को छोड़ने वाली नहीं है, रूल सबके लिए अप्लीकेबल है। या मुसलमान ये ना समझे कि हमको टारगेट सरकार कर रही है। तो ये रूल है तो सबको इसके दायरे में आना पड़ेगा। भारत सरकार का इंटेलिजेंस का फेलियर है। ये जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार हैं, वो इस चीज़ को मानते हैं। अब वो गलती हो गई है तो उसको सुधारने के लिए सब तरीके का हथकंडा अपनाया जा रहा है, जिसमें सरकार को भी टेंशन बना हुआ है और पब्लिक लोगों को परेशानी तो हो ही रही है। और बीएलओ से झगड़ा झंझट ना करें, उसके साथ बदतमीज़ी ना करें, उसको कोऑपरेट करें। ऑफिसर्स को, बीएलओ को इतना पावर दिया गया है कि अगर आपको लिख देंगे डाउटफुल वोटर तो आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा फॉरेन ट्रिब्यूनल में या ईआरओ के पास, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास, या एईओ के पास, जो भी है उसमें। अब जैसे बीएलओ है, बीएलओ क्या है? बूथ लेवल ऑफिसर है। उसको इतना पावर है कि अगर डाउटफुल वोटर डी अगर लिख दिया रिपोर्ट में तो फिर वो फॉरवर्ड कर देगा इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, वो तो ब्लॉक में जमा करता है। फिर ईआरओ से डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर होता है। फिर आपसे एक्सप्लेनेशन मांगा जाएगा। अगर एक्सप्लेनेशन आपने दे दिया, थोड़े डॉक्यूमेंट प्रूफ कर दिया तो ठीक है, नहीं किया तो उसको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा फॉरेन ट्रिब्यूनल में। तो आपको वहाँ साबित करना होगा कि आप इस देश के नागरिक है कि नहीं है। फिर आप पर फॉरेन ट्रिब्यूनल के तहत आप पर मुकदमा चलाया जाएगा। फिर वहाँ कोर्ट में फिर प्रूफ करना पड़ेगा, फिर केस हो जाएगा। आप केस में लड़िए, उसको प्रूफ कीजिए, फिर उसके बाद हाई कोर्ट में जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो इस तरह से परेशानी बढ़ जाएगी। इसलिए बीएलओ से झगड़ा आप लोग ना करें। आप लोग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पोलाइटली काम निकालें। और बीएलओ कम पढ़ा लिखा है वो अलग बात है, लेकिन आपको काम निकालना है तो बीएलओ के पास जा कर के संयम के साथ आप अपना जो है ना काम करवा लें। लेकिन बेहतर ये है कि आप ऑनलाइन अपलोड कर दे, डॉक्यूमेंट ऑनलाइन भर दें। उसको मैसेज आता है आपको इनुमरेशन फॉर्म सबमिशन का, विद ईपिक नंबर आएगा। ईपिक नंबर के साथ उसको मैसेज को बीएलओ को व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड कर दें। बीएलओ को जो डॉक्यूमेंट आपने सिंगल पीडीएफ फाइल में अपलोड किया वो डॉक्यूमेंट बीएलओ के व्हाट्सएप पर भेज दें, ताकि बीएलओ को वेरीफाई करने में आसानी हो। उसको भी पता लगे कि भाई हमने फॉर्म दिया है या इन लोगों को बताया है, ये लोग अपना फॉर्म नहीं भरे हैं कि नहीं भरे हैं, तो उनको भी पता चल जाएगा कि हाँ इन्होंने ऑनलाइन सबमिट कर दिया। कोई भी फॉर्म अगर आप ऑफलाइन देते हैं तो वो ऑनलाइन में ही जाएगा। ऑनलाइन एंट्री करने में बहुत टाइम लगता है। अब डायरेक्ट ही जो है ऑनलाइन भर दीजिएगा तो उसमें
कोई डॉक्यूमेंट खोने का कोई चांसेस नहीं है। वो डायरेक्ट रिव्यू करेगा, उसको अप्रूव्ड करता जाएगा, तो उसमें आसानी है और गलती नहीं होगी नाम की, या डॉक्यूमेंट मिसमैच नहीं होगा, इसका उसमें उसका इसमें अपलोड नहीं होगा। तो ये इस तरीके से आप जो है ना इसको सीरियसली, ये एनआरसी का इनडायरेक्टली प्रोसेस है, इसमें सब लोगों को हिस्सा लेना चाहिए, किसी भी लोगों का नाम नहीं छूटना चाहिए। जो भी पढ़े लिखे लोग बिहार के हैं वो एक दूसरे की मदद करें, जाति धर्म से ऊपर उठ करके लोगों की मदद करें, जो सही जेन्युइन लोग हैं उसकी मदद करें, आप लोग मदद करें, ताकि जो है ये तो ऐसा स्थिति, अगर आप मदद नहीं करेंगे कल के डेट में उसको प्रॉब्लम होगा तो आपको भी प्रॉब्लम होगा। जांच के जब एक गांव में किसी के घर में आग लगती है तो दूसरे के घर में भी चांसेस होता है कि आग लग गई है। इसलिए जो चीज़ प्रॉब्लम है सबकी एक दूसरे की मदद कीजिए, सबको हिम्मत दिलाइए। जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं या कम पढ़े लिखे जाहिल हैं वो अवेयर नहीं है, सरकार की भी गलती है। अवेयर पहले कराना चाहिए, रूल्स बताना चाहिए गांव-गांव में जा करके, फिर उसके बाद इस चीज़ को लागू करना है। जो लोग अवेयर नहीं हैं वो लोग अवेयर हो जाएं। ये आपके नागरिकता का है कि कौन नागरिक है कौन नहीं है, इसका स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है, गहन परीक्षण अभियान चल रहा है, विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान ये चल रहा है एक तरीके से। तो आपको संक्षेप में मैं ये कहूँ कि आप ऑनलाइन फॉर्म भर दीजिए डॉक्यूमेंट लगा करके। मैंने भी पिछले वीडियो में बताया था कि बर्थ सर्टिफिकेट और आवासीय प्रमाण पत्र बना दीजिए। अगर किसी के पास फॉर्म डॉक्यूमेंट नहीं है, निकालने में टाइम लग रहा है, फॉर्म भर दीजिए, लेकिन आपको ये तैयार रहिएगा कि जब ऑब्जेक्शन आएगा तो आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, तब तक आप तैयार कर लेंगे। डॉक्यूमेंट से पीछा छोड़ने वाला नहीं है। और जो लोग नेपाल के लोग हैं या दूसरे लोग हैं, उस विदेशी लोगों की आप मदद मत कीजिए। जो लोग बाहर के लोग रह रहे हैं दूसरी कंट्री के, अगर आप मदद करेंगे तो आप भी इसमें फंसेंगे। जो जेन्युइन लोग हैं उसकी ज़रूर मदद कीजिए। अगर मालूम है कि इसका बाप दादा इस गांव में रह रहा है, इसका मतलब इसका जो है ना मतलब दादा परदादा रह रहा है, उस वक्त से ये लोग रह रहा है, उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, बिल्कुल मदद करें। सरपंच से लिखवा के दे, मुखिया से लिखवा करके दे, जो भी डॉक्यूमेंट नहीं है उसके डॉक्यूमेंट बनवाने की मदद करें, बगैर पैसे के मदद करें। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये सारे डिफरेंट चैनल बता रहे हैं कि बिहार के अंदर घुसखोरी चल रही है, लोगों से पैसा ऐंठा जा रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है। तो इस पर सरकार को भी एक्शन लेना चाहिए और इस पर जो आप लोग हैं इस चीज़ को जो है ना गलत हो रहा है इसको रोकिए। अब हम इसमें ये तो हो गई प्रॉब्लम ऑफ फिलिंग इन्यूमरेशन फॉर्म। इन्यूमरेशन फॉर्म भरने में क्या क्या परेशानी आ रही है और किस तरह से हम भर सकते हैं। अब हम जो आ जाते हैं कि इसमें जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 में भारतीय संविधान और नागरिकता के बारे में विवरण प्रस्तुत किया गया है। वह संविधान के पार्ट 2 में सिटीजनशिप एक्ट 1955 की बात बताई गई है। मैं संक्षेप में बता रहा हूँ शॉर्टकट में। और संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में विवरण दिया गया है। अब अनुच्छेद 5 ये कहता है कि जो बाय बर्थ इंडिया में जन्म लिया है या उनके माँ बाप जन्म लिए हैं तो वो जन्म से नागरिक होंगे। आर्टिकल 6 कहता है जो लोग पाकिस्तान से बहुत पहले आए, पार्टीशन के टाइम में इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था, उस टाइम में आए तो उनको स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन के साथ उनको नागरिकता दी जाने की ये वकालत करता है अनुच्छेद 6 यानी दफ़ा 6 आर्टिकल 6। आर्टिकल 7 कहता है कि जो लोग पाकिस्तान चले गए उनकी नागरिकता पर रोक है और कुछ लोगों को छूट दी गई है, बहुत कम लोगों को, लेकिन जनरली उनको दोबारा नागरिकता देने का प्रोविज़न नहीं है आर्टिकल 7 में। आर्टिकल 8 में जो इंडियन ओरिजिन के लोग बाहर रहते हैं उनका OCI कार्ड है तो वो 1 साल रहे और उसके अंदर में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के तहत नागरिकता दी जाती है। आर्टिकल 9 में ये कहा गया है जो लोग दूसरे देश, चूँकि यहाँ सिंगल सिटीजनशिप प्रोसेस लागू होता है, एकल नागरिकता प्रक्रिया लागू होता है, तो आर्टिकल 9 में कहा गया है कि जो लोग विदेश के नागरिकता ले चुके हैं वो इंडियन सिटीजनशिप उनका लॉस हो गया है, वो भारतीय नागरिक नहीं रहे। आर्टिकल 9
आर्टिकल 10 ये कहता है ensure the continuation of citizenship right for people already recognized as citizen। यानी कि जो सिटीजनशिप जो लोग राइट्स हैं उसके तहत सिटीजनशिप को रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। सरकार और आर्टिकल 11 में कहा गया है कि पार्लियामेंट जो है सिटीजनशिप पर कानून बना सकती है, लेकिन सिटीजनशिप किस तरह से दिया जाए, किसको दिया जाए, ये इसका पूर्ण रूप से व्याख्या नहीं मिलता है। तो इस तरह से 5 से 11 तक में ये बात कही गई है। अब हम आते हैं, ये तो दूसरा पहलू हो गया कि संविधान में क्या क्या है। भाग 1 में भारतीय संविधान और नागरिकता के बारे में है। भाग 1 संविधान के जो हिंदुस्तानी आइन है, संविधान को उर्दू में आइन बोलते हैं, उसमें सिटीजनशिप एक्ट 1955 की बात आती है। फिर पार्ट 3 में संविधान के भाग संख्या में आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11 का विवरण प्रस्तुत किया गया है। इस तरह से तो ये तो संविधान की संक्षेप में बात हो गई। उसके बाद आसाम एकॉर्ड की हम बात करते हैं। जो आसाम में सीए जो हुआ वो 1985 के तहत हुआ। अब जैसे इंडिया में 2019 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बनाया गया, तो ये आसाम में नागरिकता का अलग सिस्टम लागू होता है, और जो अभी बिहार में चल रहा है 1 जुलाई 1987 तक जो पैदा हुए हैं वो अलग है पूरे इंडिया के लिए। आसाम एकॉर्ड बना था सीए 1985 में। इंदिरा गांधी किससे ताल्लुक़ रखती थी? श्रीमती इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री, वो कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखती थी। तो ये जो इसके आसाम एकॉर्ड जो आसाम समझौता था उसके तहत 3 बातें आती है इसमें, जैसे कि जो 1 जनवरी 1966 से पहले जो आसाम में आ गया, कहीं से भी आ गया, उसके पास प्रूफ होना चाहिए कि वो उससे पहले से रह रहा है, या वो रेंटल एग्रीमेंट हो, या उस ज़माने का बैंक पासबुक हो, उस ज़माने का जो केवाला होगा, रजिस्ट्री पेपर होगा, सेल पेपर होगा, उसमें सही नाम के साथ वो डेट मेंशन होगा 1 जनवरी 1966, तो वो लोग ऑटोमेटिकली भारतीय नागरिक बन गए। अब जो लोग 1 जनवरी 1966 से लेकर के 25 मार्च 1971 तक आए, उनको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के तहत नागरिकता दी जा रही है या दी गई है। तो 1966 से 25 मार्च 1971 के बीच का जो दस्तावेज होगा, उनका टेनेंट रिकॉर्ड होगा, किरायानामा होगा, या कोई केस फाइल होगा, या कुछ ऑथेंटिक, या स्कूल में एडमिशन रिकॉर्ड होगा, उसमें डेट ऑफ बर्थ लिखा होगा, तो उसमें लेकिन नाम सही होना चाहिए, तभी तो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होगा। उनको जो है इंडियन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से, पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिक जो है स्वीकार कर लिया गया, तस्लीम कर लिया गया। अब जो लोग 25 मार्च 1971 के बाद जो आए, उनको ट्रीटेड एज फॉरेनर्स वो लोग कहलाए आसाम में। ये आसाम एकॉर्ड की बात हो गई। तो आसाम में अलग सिस्टम था और इंडिया के लिए अलग है। और ये इस टाइम में जो रूल बनाया, इस टाइम में तो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। ये जो लोग स्टडी नहीं किए हैं, ये लोग जो कह रहे हैं कि बीजेपी ही ऐसा कर रही है, तो उसमें तो आर्टिकल जो 11 ये कहता है कि पार्लियामेंट इस पर जो है ना कानून बना सकती है, जो 11 के तहत संविधान में है। तो उसी कानून को अमेंडमेंट करके बीजेपी आगे बढ़ा रही है। तो ये तो कांग्रेस का ज़माना था। इंदिरा गांधी भी नहीं चाहती थी कि बाहर के लोग यहाँ रहें, हमारे सीमित लोगों का मैनेजमेंट सही से नहीं हो रहा है। अब ये जब अधिकार दे दिया गया, तो बीजेपी की गवर्नमेंट को मौका मिल गया कि वोट बैंक के लिए उसने जो है इस तरीके का लॉ जो है ना बना दिया। अब इस लॉ के अंतर्गत जो लोग 31 दिसंबर 2014 का कोई भी वीज़ा का प्रूफ हो, या कोई भी ट्रैवल किया हो, कोई हवाई जहाज़ का टिकट हो, हाँ उससे पहले हम इंडिया में आ गए हैं, ये जो डेडलाइन जो सरकार ने दिया, प्रूफ देना होगा
ये नहीं कि 31 दिसंबर 2014 से पहले आ गए, बोल रहे हैं कि हम आ गए, वो नहीं, उनको प्रूफ देना होगा। जो लोग अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान 3 देश से आए, जो मुसलमान छोड़ करके जो भी धर्मों के लोग आए हैं, उनको नागरिकता देने की वकालत की गई है। अब आप बहुत सारे लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि ये सही कानून बनाया है बीजेपी की सर, बहुत सारे लोग नहीं भी कहते हैं, लेकिन उनको प्रूफ देना होगा, तभी उनको, अगर वीज़ा पासपोर्ट नहीं होगा तो ट्रैवल डॉक्यूमेंट होगा, फ़्लाइट से आए होंगे या कोई होटल में उससे पहले ठहरे होंगे या कुछ इस तरीके का उनको प्रूफ होगा, या बैंक अकाउंट होगा यहाँ का, कुछ भी ऐसा प्रूफ होगा, या किरायानामा होगा जो उससे पहले से रह रहे हैं, तो उस एविडेंस के आधार पर उसको नागरिकता दी जाने की वकालत करती है। तो सीए के तहत नेपाल और भूटान को शामिल नहीं किया गया है। तो इस तरह से नागरिकता देने का प्रोविज़न है, तो बीजेपी उसी चीज़ को आगे बढ़ाई है। तो हम ये सारे देशवासियों से ये अपील करते हैं कि आप लोग वीडियो को सुनिए और स्टडी कीजिए। जो पढ़े लिखे लोग हैं उससे पूछिए, स्टडी करने की कोशिश कीजिए, तो आपको पता चलेगा। ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये बहुत पहले से आ रहा है। कांग्रेस के ज़माने में भी ये हुआ है और ये बीजेपी कर रही है। तो अब फ़र्क ये है कि पहले सोशल मीडिया नहीं था, अब सोशल मीडिया है। तो अब जो बात सुनने में आ रही है, तो पहले के बूढ़े लोगों को सुनने में नहीं आ रहा था देहात के, अब सोशल मीडिया है, तुरंत लोगों को पता चल रहा है। तो ये चीज़ें कोई नई नहीं है। नागरिकता की बिल्कुल जांच होनी चाहिए, और लेकिन जिस तरह से जांच हो रही है ये तरीका सही नहीं है। लोगों को तो पहले जागरूक करना चाहिए था, जागरूक करने के बाद अभी हेल्प डेस्क सेंटर बनाना चाहिए, अभी भी चाहिए हेल्प डेस्क सेंटर, और 6 महीना टाइम दिया जाए। ये 25 जुलाई को जो डेडलाइन दिया गया ये काफ़ी नहीं है लोगों के लिए। जो लोग मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, बाहर के लोग रह रहे हैं, सरकार का आदमी खुद लोगों का डॉक्यूमेंट बनवाए, लोगों को ऑफिस का चक्कर काटना ना पड़े, किसी से पूछना, खुद पदाधिकारी बनाए। भारतीय नागरिकता के लिए क्या क्या प्रमाण पत्र चाहिए उसको डॉक्यूमेंट, किसी का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट बनवाए, किसी का जो है ना नाम में अगर करेक्शन गलत हो गया है तो उसको ठीक करे, वोटर लिस्ट में, पासपोर्ट में, जो भी है। और इस तरीके से, चूँकि इसमें जो है अब ये अगर गड़बड़ किया होगा तो पासपोर्ट भी लोग, विदेश का लोग यहाँ आकर के बना लिया था। अभी जो पकड़ाया है साउथ में, बेंगलोर में जो रह रहा था, उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। पासपोर्ट भी लोग गलत तरीके से बनवा ले सकता है, उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट भी बना सकता है, वोटर कार्ड भी बना सकता है, कुछ भी बना सकता है। तो ये जो राशन कार्ड जो दिया जाता है ये भारतीय नागरिक को ही दिया जाता है, तो राशन कार्ड को भी इसमें कंसीडर करना चाहिए। और हर देश का अपना आईडी प्रूफ होता है, आधार कार्ड को भी शामिल करना चाहिए, इसको हटाना नहीं चाहिए। कितना लोग डॉक्यूमेंट बनाएगा और कितना को जो है ना इंडियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कितने डॉक्यूमेंट को हटाती रहेगी। तो जो आपका मशीनरी है, सरकार का जो मशीनरी है, जो बनाने का डॉक्यूमेंट का तरीका है, आप उसको चेंज कीजिए। किस तरह से डॉक्यूमेंट बनाए, यहाँ तो खुद पार्लियामेंट से ले करके सड़क तक घूसखोरी भरा हुआ है। मंत्री रातों रात बिक जाता है, करोड़ों रुपए में खरीद बिक्री होती है कि हमको समर्थन दो। सरकारी ऑफिसर जो है ना बिक जाता है। तो बिकाऊ तो देश में बहुत सारे लोग हैं, कोई डायरेक्टली बिक जाता है, कोई इनडायरेक्टली बिक जाता है, कोई खुल करके करप्शन करता है, कोई छिप करके। तो ये सरकार की भी गलती है, सरकार की मशीनरी की, करप्शन को बढ़ावा दिया। इसलिए सरकार किसी भी डॉक्यूमेंट को जो भी है, जैसे आधार कार्ड, आईडी प्रूफ है, उस सबको रद्द नहीं करे, पहले जांच करे, जो विदेशी है उन लोगों का रद्द करे। तो जो भी है इसमें जो डॉक्यूमेंट है, जो राशन कार्ड है जो गरीब के पास है, या जो जॉब कार्ड है, मनरेगा कार्ड है किसी के पास, जितना सारे डॉक्यूमेंट को आप शामिल कीजिए। आप जो बता रहे हैं कि 10th का सर्टिफिकेट दे दिए, पासपोर्ट दे दिए, या जो भी है, तो जो मान लीजिए कि रजिस्टर में अगर जगह होगा तो फाउंटेन पेन से कोई रजिस्टर में लिखवा करके, उसी हैंड राइटिंग में, बहुत सारे एक्सपर्ट लोग हैं वो भी तो लिखवा करके जो है स्कूल सर्टिफिकेट पेश कर देंगे, हमारा डेट ऑफ बर्थ ये है तो मान लेंगे।
तो आप जो स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू गहन परीक्षण जो है उसमें राशन कार्ड को भी शामिल कीजिए, आधार कार्ड को भी कीजिए। अगर जो लोग विदेश के निकल गए उनका बिल्कुल आधार कार्ड, राशन कार्ड आप रद्द कर दीजिए। तो डॉक्यूमेंट को छांटिए नहीं। कल के डेट में सारे लोग बर्थ सर्टिफिकेट बना लेंगे गड़बड़ तरीके से, पासपोर्ट बना लेंगे, तो आप उनको भी छांट दीजिएगा आधार कार्ड के तहत। ये आपकी कमी है, आपकी गड़बड़ी है, गवर्नमेंट का फेलियोर है, बाहर के लोग आ रहे हैं, या इंटेलिजेंस का फेलियोर है। तो सरकार अपनी कमी को जो है छिपाने के लिए ये सब काम नहीं करे। ये जो है ना, सरकार जो कमी है, जो जांच में जो सर्टिफिकेट इशू करने का जो प्रोसेस है उसको ठीक करे। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि अगर आप फॉर्म भर रहे हैं स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू प्रक्रिया के तहत, तो इनमरेशन फॉर्म जो गणना प्रपत्र प्रारूप है जो नागरिकता साबित करने के लिए है, वो फॉर्म को आप ऑनलाइन ही भरें, ऑनलाइन सबमिट करें। सिर्फ बीएलओ को बता दें, और जो डॉक्यूमेंट आपने सिंगल पीडीएफ फाइल में लिया है, अपलोड किया है, वो डॉक्यूमेंट उसको व्हाट्सएप पर भेज दें और ईपिक नंबर भेज दें, अपना वोटर कार्ड भेज दें, वो उससे अपना वेरीफाई कर लेगा। ऑफलाइन फॉर्म जमा नहीं करें, उसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हो रही है। धन्यवाद। जय हिंद।